नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे आपके स्कूल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में आज अपनी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, क्लास नंबर 4। तो क्लास नंबर 4 को लेकर के आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अपना जो चैप्टर 1 है वो ख़त्म हो चुका है ना। तो चैप्टर मतलब आरटी एक्ट 2009 पढ़ रहे थे। आरटी एक्ट में टोटल 7 चैप्टर है। एक्ट 2009 में टोटल 7 चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें है चैप्टर नंबर 2, जिसके बारे में आज अपन बात करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 2 है, उसका हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है वगैरह, ये सारा कुछ बताते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 है, ये बात करता है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में। मतलब इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान, ये किसके अंतर्गत है? चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान। और इसमें धारा 3 से लेकर धारा 5 तक का कंटेंट आता है। समझ में आई बात? मतलब धारा 3, धारा 4 और धारा 5, ये तीनों के तीनों धारा किस में आती है? चैप्टर नंबर 2 में आती है। और चैप्टर नंबर 2 का हेडिंग है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान। तो देखिए इसमें धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है, सबसे पहले धारा 3 पढ़ेंगे, फिर धारा 4 पढ़ेंगे और फिर धारा 5 पढ़ेंगे। तो धारा 3 कहती है, धारा 3 कहती है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पूरी तरीके से निःशुल्क मिले और अनिवार्य रूप से मिले। मतलब मिले ही मिले और साथ में फ्री में मिले। तो इस धारा के अनुसार, इस धारा के अनुसार, इस धारा के अनुसार 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को, देखिए जो विद्यार्थी अभी सीधा यही वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो उनको मेरा निवेदन है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है और जाके और शुरू से 1 नंबर वीडियो से देखें। बच्चे को अनिवार्यतः प्रारंभिक शिक्षा, अनिवार्यतः प्रारंभिक शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क, प्रारंभिक शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाए, पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाए। ये बात किस में कही गई है? ये बात कही गई है आपकी धारा 3 में, प्रदान की जाएगी। ये बात कही गई है आपकी धारा 3 में। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। ये धारा 3 अपने यहीं पर कंप्लीट है। अब बात होगी धारा 4 को लेकर के। तो धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है आयु के आधार पर प्रवेश के बारे में बात करती है। ठीक है ना। मतलब आयु के आधार पर प्रवेश की क्या बात करती है? ये कहती है कि मान लो कोई बच्चा है, कोई बच्चा है तो वो यदि आपके कक्षा 1 में आता है तो उसकी एज कितनी रहेगी? 6 साल। 2 में आता है तो 7 साल, 3 में तो 8 साल, 4 में है तो 9 साल, 5 में है तो 10 साल, 6 में है तो 11 साल और 7 में है, कक्षा 7 में पढ़ रहा है तो वो 12 साल का, 12 वर्ष। और कक्षा 8 में पढ़ रहा है तो 13 और 14। समझ में आई बात? ये सिस्टम रहता है आपका एज अनुसार कक्षा मिलने का। अब ये धारा कहती है कि मान लो किसी बच्चे ने ड्रॉप आउट कर लिया। ड्रॉप आउट कर लिया का मतलब क्या होता है? ड्रॉप आउट कर लिया का मतलब होता है कि मान लो उस बच्चे ने बीच में छोड़ दिया। मान लो उसने पहली में पढ़ा, वो 6 साल का था तब पहली में आया और फिर छोड़ दिया, फिर वो 10 साल का हो गया। अब वो बच्चा यदि स्कूल आता है तो उसको प्रवेश दो, और कौन सी कक्षा में प्रवेश दो? तो कक्षा 10 साल का बच्चा है तो वो कहाँ बैठेगा? कक्षा 5 में। इसका एक फॉर्मूला भी है कि उसकी आयु में से 5 घटा लो, फिर जो जितना शेष बैठता है उसी कक्षा में बैठा दो। तो 5वीं बैठा दिया, लेकिन इस बच्चे को नॉलेज तो है नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 माह का एक ब्रिज कोर्स दो इसको, 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा के इसका लेवल मेंटेन करो। 6 माह के ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जाए इन महाशय के लिए। आई बात समझ में? अब 13 साल का है तो भी उसको 8वीं में और 14 का है तो भी उसको 8वीं में डालेंगे। अभी एक एचएम में क्वेश्चन आया था कि एक बच्चे की आयु 10 वर्ष है तो बताओ उसको कौन सी कक्षा में बैठाया जाएगा? तो 5वीं में बैठाया जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही ध्यान रखना। 4 4 से याद रखना प्यार, और प्यार होता है सेम एज वालों में। वैसे तो अंधा होता है प्यार, किसी को भी हो जाता है, बूढ़े ठाडों को भी, लेकिन
सेम एज वालों में होता है, ठीक है ना। तो प्यार होता है उम्र के अनुसार, तो उम्र के अनुसार वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। समझ में आई बात। तो धारा 4, तो धारा 4 के बारे में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वहाँ पर तो समझाया, यहाँ पे लिखते हैं। तो आयु के अनुसार प्रवेश, आयु के अनुसार प्रवेश, आयु के अनुसार प्रवेश। इस धारा के अनुसार ड्रॉप आउट विद्यार्थियों, इस धारा के अनुसार, इस धारा के अनुसार ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को, ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को, ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को उसकी आयु के अनुसार कक्षा में पुनः प्रवेश दिया जाता है। उसकी आयु के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार कक्षा में पुनः प्रवेश दिया जाएगा, कक्षा में पुनः प्रवेश दिया जाएगा। आयु के अनुसार उनको कक्षाओं में क्या दो आप, एंट्री दो, उनको प्रवेश दो। आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं आगे। आगे देखिए, इसमें एक और था गवर्नमेंट की वो स्कीम में ब्रिज कोर्स वाली, उसके बारे में भी लिख देते हैं यहाँ पे नोट लगा के कि आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश देने पर, आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश देने पर बीच में बाधित पढ़ाई को, बीच में बाधित पढ़ाई को, बीच में बाधित पढ़ाई को पूरा करने हेतु, बीच में जो बाधित हो रही है पढ़ाई उसको पूरा करने हेतु सरकार द्वारा 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। सरकार द्वारा 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। ये एक बहुत ही शानदार लाइन है, ये आप ध्यान रखना। ब्रिज कोर्स प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात है, और वरना जब ये स्कूल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एकदम शानदार राइटिंग से लिखी हुई पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये थी अपनी धारा 4। तो ये आपका यहाँ से शुरू किया, अभी ये पहला पेज कंप्लीट है। अब अपन आते हैं धारा नंबर 5 पर। तो चूंकि दूसरे चैप्टर में धारा आपके 3, 4 और 5 थी, तो ये लास्ट धारा है, धारा 5। 5 से ऐसे ध्यान रखना, 5 अंगुलियों में टीसी, टीसी बोले तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो टीसी प्रदान करने वाली बात है वो इसी में कही गई है, धारा 5 में। 5 अंगुलियों में टीसी, ऐसे याद रखने की ट्रिक है ये, ठीक है ना। अब देखिए, टीसी प्रदान करना, तो इस धारा में क्या कहता है कि यदि कोई बच्चा स्कूल आ रहा है, प्रवेश लेना चाहता है, तो उसे बिना कोई दूसरी स्कूल में जाना चाहता है तो उसको मतलब पूछना नहीं है, अगला टीसी मांग रहा है उसको टीसी दो। यदि आपने उसको टीसी नहीं दी तो आप पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सीधी सीधी बात है। टीसी के लिए मतलब प्राइवेट स्कूल वाले नाटक करते हैं ना, वो नाटक नहीं चलेगा। लोग जागरूक नहीं, वरना बैंड बजा दे उनकी। समझ में आई बात। तो इस धारा के अनुसार, इस धारा के अनुसार, इस धारा के अनुसार आपके विद्यार्थी यदि, इस धारा के अनुसार विद्यार्थी यदि अन्य स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है, अन्य स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है, प्रवेश लेना चाहता है, तो विद्यार्थी से बिना कोई प्रश्न पूछे, तो विद्यार्थी से बिना कोई प्रश्न पूछे, बिना कोई प्रश्न पूछे, बिना कोई प्रश्न पूछे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, अर्थात उसको टीसी दी जाएगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एकदम
ठीक है। और टीसी ने देने पर, ये भी लिख दो, टीसी ने देने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। टीसी ने देने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। शासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी धारा 5 है। और इसी के साथ जो आपका चैप्टर नंबर 2 था वो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है आपका। ठीक है, अब अपन चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, क्योंकि अपन जो पार्ट पढ़ रहे हैं आरटी एक्ट 2009 उसमें 7 चैप्टर है। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। देखिए चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आती है समुचित सरकार, स्थानीय निकाय और माता पिता के कर्तव्य, वो इसमें। तो इसमें 3 नंबर चैप्टर याद कैसे रहेगा, इसमें 3 ही बातें हैं। एक तो देखो समुचित सरकार, समुचित सरकार मतलब राज्य और केंद्र सरकार, समुचित सरकार। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय बोले तो ग्राम पंचायत, जिला परिषद और ये पंचायत समिति। और स्थानीय, स्थानीय में मात्रा वो आएगी ना, तो जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका सभी स्थानीय निकाय, समुचित सरकार, स्थानीय निकाय वे माता पिता के कर्तव्य, ये सब आएगा आपके इसमें। अब इसमें कितनी धारा है, इस चैप्टर में आपकी धारा नंबर 6 से लेकर के धारा नंबर 11 तक ये इतनी धाराएं आएगी। और इन सभी धाराओं को अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उसका याद रखने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए जैसे धारा नंबर 6, धारा नंबर 6 में क्या है, धारा नंबर 6 में ये है कि आपके धारा नंबर 6 में कि भाई कक्षा 1 से 5 तक की जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होनी चाहिए। हर 1 किलोमीटर में क्या होनी चाहिए, कक्षा 1 से 5 तक की स्कूल। और कक्षा 6 से 8 तक की मतलब उच्च अपर प्राइमरी जो स्कूलें हैं वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। और राजस्थान सरकार तो अपने कहती है कि हर 2 किलोमीटर की दूरी पर अपर प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। तो ये बात कही गई है धारा 6 में। अब ये स्कूल होना और ना होना ये समुचित सरकार और स्थानीय निकाय का मतलब दायित्व है कि वो मतलब स्कूलें खुलवाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए इसको इस चैप्टर में रखा गया है। अब याद कैसे रखोगे कि धारा 6, धारा 6 घर से स्कूल की दूरी कितनी 6, कितनी 6, पहले से 5वीं तक के टाबर के लिए तो 1 किलोमीटर 6 और 6ठी से 8वीं तक के टाबर के लिए 3 किलोमीटर 6। समझ में आई बात, ऐसे याद रहेगा। तो धारा 6, धारा 6 में है विद्यालयों की व्यवस्था, विद्यालयों की व्यवस्था। अब इसमें अपन राइटिंग से लिखेंगे सारा कुछ, ठीक है। हालांकि मेरी लिखी हुई देवनागरी लिपि आपको समझ में आ रही होगी। देखो इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों विद्यालयों की दूरी, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों की दूरी 1 किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों की दूरी, तक के विद्यालयों की दूरी 3 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी, 3 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। समझ में आई बात, तो ये बात थी इसमें। अब अपन क्या करेंगे, अब मैं एक चीज़ और बता दूं। अब ये विद्यालयों की व्यवस्था होना ये मतलब किसका दायित्व है, ये जिम्मेदारी किसकी है कि स्कूलें हो, तो ये जिम्मेदारी किसकी है ये भी लिख लेना, कई बार पूछ लेता है। तो ये जिम्मेदारी है आपकी समुचित सरकार व स्थानीय निकाय की। समुचित सरकार, समुचित सरकार वे स्थानीय निकाय, वे स्थानीय निकाय, इनकी जिम्मेदारी है कि हर 1 किलोमीटर तो प्राथमिक और हर 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक स्कूल है। धारा 7, अब ये धारा कंप्लीट है। आगे अपनी आती है धारा नंबर 7।
धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 में क्या है कि भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर समुचित सरकार है, यह शिक्षा के लिए नीति बनाती है, उसके लिए फंड अवेलेबल करवाती है। तो उनका वित्तीय अनुपात क्या रहेगा, कितना हिस्सा केंद्र सरकार देगी और कितना हिस्सा राज्य सरकार देगी, ये बात आती है इसमें धारा 7 में। मतलब वित्तीय अनुपात, वित्तीय अनुपात में इनका अनुपात रहता है कि भाई अपन साथ साथ क्या करेंगे, शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे। साथ साथ बेहतर प्रयास के लिए वित्तीय अनुपात मतलब वित्त की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। तो याद रह जाएगा वित्तीय अनुपात धारा 7 में है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर साथ साथ पैसे देती है। तो देखो इस धारा में देखो मैं बताता हूं हुआ क्या था। शुरुआत में जब 11वीं पंचवर्षीय योजना थी तब तो अनुपात था 55:45 कि भाई 55% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और 45% राज्य सरकार। उसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना में बोला कि भाई 65% तो केंद्र सरकार देगी, 35% राज्य सरकार। उसके बाद अनिल बोरदई कमेटी बनी और उसने कहा 68% केंद्र सरकार देगी और 32% राज्य सरकार। फिर समसा आ गया, समसा समग्र शिक्षा अभियान, तो उसमें आपके जो अनुपात था वो अनुपात कर दिया 60:40। और वर्तमान में अभी ये रेशियो चल रहा है, ठीक है ना। समसा वाला मुख्यतः समसा वाला चल रहा है और अनिल बोरदई कमेटी की सिफारिश भी इसमें लागू है। समझ में आई बात। और इसके अलावा जो 7 सिस्टर है इंडिया में, आपको पता है, ये तो राजस्थान की बात हुई। 7 सिस्टर है ना आपके पूर्वांचल वाले वो राज्य, 7 वो पूर्वांचल वाले राज्य और एक हिमाचल प्रदेश और एक उत्तराखंड। इन 9 राज्यों में, इन 9 स्टेट में आपके केंद्र और राज्य का अनुपात है वो 90:10 है। मतलब 90% गवर्नमेंट देती है केंद्र सरकार और 10% देती है राज्य सरकार फंड, ठीक है। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई है इन्हीं को अपन क्या करेंगे, बेहतर तरीके से यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए वित्तीय अनुपात इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार केंद्र व राज्यों का वित्तीय अनुपात निम्न है। तो कैसा है इनका अनुपात? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, पहले सभी का बताता हूँ 1 बाय 1, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से उठा के कुछ भी चिपका दे। 11वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरे में आएगा बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद में है आपका अनिल बोरदई कमेटी, अनिल बोरदई कमेटी, और उसके बाद में समसा मतलब समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। तो चलिए अब इसमें एक काम करते हैं, अनुपात लिखते हैं इनका। पहले तो था आपका 55:45, फिर हो गया आपका 65:35, इसमें हो गया 68:32 और फिर हो गया 60:40। और अभी वर्तमान में ये है, ठीक है ना, वर्तमान में आपका रेशियो ये वाला है। आगे बात समझ में। अब वो भी बता देता हूँ कि वो 7 राज्यों वाला वो मामला यहाँ पर नोट लगा के लिख देते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ, एक तो पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व धन उत्तर, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए केंद्र व राज्य का अनुपात के लिए, केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात 90:10 है।
उसका वित्तीय अनुपात कितना है आपका 90:10। ये चीज़ है, आगे बात समझ, ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। समझ में आई बात। अब अपन आगे बात करते हैं धारा 8 के बारे में। धारा 8 क्या कहती है? अब देखो, अब 8, 9, 10, 11 ये कैसे है? तो इसमें क्या होगा, देखो 7, 7, 7, 6 याद रह जाएगा। अब धारा 8 में आएगा आपका समुचित सरकार के कर्तव्य, फिर धारा 9 में आ जाएगा स्थानीय निकाय के कर्तव्य, फिर धारा 10 में आ जाएगा माता पिता के कर्तव्य। अब सरकार ने रूम बना दिए, स्थानीय निकाय वो भी सपोर्ट कर रहा है, माता पिता ने भी बच्चे पैदा करके स्कूलों में डाल दिए, तो अब बच्चे पैदा होने के बाद में पहला कर्तव्य किसका आएगा? आंगनबाड़ी का, आंगनबाड़ी की व्यवस्था। तो धारा 11 में किसकी बात की गई है? आंगनबाड़ी की। ऐसे ध्यान रखना, समझ में आई बात। तो अब अपन बात करते हैं धारा 8। तो यहां पर लिखते हैं धारा 8। धारा 8 में है आपका समुचित सरकार के कर्तव्य। समुचित सरकार, समुचित सरकार के कर्तव्य। समुचित सरकार के क्या कर्तव्य हैं, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। समुचित सरकार मतलब केंद्र और राज्य सरकार, तो इनके क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। इनकी पहली बात सरकार की, गवर्नमेंट की, एक सेकंड रुकना। पहला तो गवर्नमेंट का ये रहता है कि आप विद्यालय भवनों की व्यवस्था करो, अच्छी अच्छी स्कूलें बनाओ, भवनों की व्यवस्था, ठीक है। और बच्चों के लिए अच्छे अच्छे प्रशिक्षित टीचर लाओ, वेल ट्रेंड। एक मिनट पानी पी लेता हूं। तो इसमें आ जाएगा आपका प्रशिक्षित शिक्षकों, मतलब वेल ट्रेंड टीचर लगाओ, ये भी गवर्नमेंट का काम है। शिक्षकों की व्यवस्था, तो किसी ने बोला भाई एक एक बात क्या बता रहे हो, सारा साथ में कह दो, क्या कहना चाह रहे हो। तो हमने कहा कि भाई सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसका दायित्व है कि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करो। बालकों की शिक्षा, बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करो, बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करो। समझ में आई बात। तो ये है धारा 8 कि चलो ठीक है, सरकार के हो गए। अब जो अपनी स्थानीय सरकार है उसका क्या करें, जो अपनी लोकल सरकार है उसका क्या करें, तो बोले उसका भी बताते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो धारा 9, धारा 9 है स्थानीय निकायों के कर्तव्य। स्थानीय मतलब जगह ग्राम पंचायत है, सरपंच है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, नगर पालिका, नगर निगम। भाई गांव है तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, और शहर है तो नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद। स्थानीय निकायों के कर्तव्य। अब स्थानीय जो सरकार होगी वो अपनी लोकल, उसके क्या कर्तव्य है, वो क्या व्यवस्था करेगी, वो लड्डू की व्यवस्था करेगी भाई 15 अगस्त को। अब देखो, तो उनके कर्तव्य यहाँ पे लिखते हैं। उनका कर्तव्य है कि विद्यालयों का निरीक्षण करो भाई, टाइम टाइम पर जाके देखो, और तो आपसे कुछ होगा नहीं। विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, ये काम करो, ये दायित्व है। और विद्यालयों की व्यवस्था देखो आप, विद्यालयों के भाई क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, कोई दान दाता बामासा को लाओ, जुगाड़ करो, MP MLA कोटे से काम कराओ, तो विद्यालयों की व्यवस्था करो भाई, ठीक है ना। तो ये बात है, ये आ गई आपके धारा 9 में। धारा 9 इज कंप्लीट। अब आगे आती है अपनी धारा 10। अब इसमें आएगा माता पिता के कर्तव्य, स्थानीय निकाय, तो अब आएगा माता पिता के कर्तव्य। तो माता पिता के कर्तव्य, तो माता पिता के कर्तव्य क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो माता पिता के कर्तव्य ये हैं कि वो क्या करें कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें, और बालक बालिकाओं को स्कूल किस लिए भेजें, ताकि उनके बालक बालिकाएं जो बच्चे हैं उनको फ्री की, मुफ्त की और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके। इस धारा के प्रावधानों, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार
इस धारा के प्रावधानों के अनुसार माता पिता एवं अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजे। और कुछ कर्तव्य नहीं है, बस पैदा करो और स्कूल भेजो। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजे जिससे कि बालक बालिकाएं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। ये है माता पिता के कर्तव्य। अब माता पिता आ गए तो अब लास्ट में क्या बची? तो इतनी देर मैंने समझाया था आपको कि लास्ट में बची आपकी आंगनबाड़ी। तो धारा 11 याद कैसे रखोगे? देखो 11 ऐसे लिखते हैं। तो ये दो छोटे छोटे पैर है, ये दो छोटे छोटे पैर किसके हैं? मुन्ना। ये है छोटे से मुन्ना के छोटे छोटे पैर। ये पेट आ गया, ये मुंह आ गया, ये मुन्ना चला स्कूल, बढ़िया चश्मा लगा के। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पैर है मुन्ना के। मुन्ना कहाँ जा रहा है? आंगनबाड़ी। तो ये एक कदम बढ़ा, टक टों ये कहाँ जा रहा है? आंगनबाड़ी में जा रहा है मुन्ना। समझ में आई बात? तो धारा 11 आंगनबाड़ी की व्यवस्था। इसमें आंगनबाड़ी की व्यवस्था, ठीक है, आंगनबाड़ी की व्यवस्था। बच्चे को कहाँ डालना है? आंगनबाड़ी में। ताकि देखो क्या होता है, गाँवों में महिलाएं वगैरह खेतों में काम करने चले जाती है, तो पीछे जो बच्चे हैं उनको कहाँ छोड़े? एक तो उनकी देखभाल हो, एक उनको बढ़िया शिक्षा मिले। तो इसके लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है। चलिए, इस धारा के प्रावधानों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अब आंगनबाड़ी में किसको भेजेंगे? देखो भाई, 6 साल का होगा, 5 साल का होगा तो उसको स्कूल भेजेंगे। मतलब कक्षा 6 वर्ष का बालक कहाँ रहेगा? पहली में रहेगा। समझ में आएगा? तो अब 5वीं तक कहाँ रखें उसको? जब 1 से 2 साल का है तब तो वो घर पे ही आनंद ले रहा है। अब 3 से 5 साल का होगा ना, 3 से 5 के बीच उसको कहाँ डालेंगे? 3 से 6 के बीच उसको डालेंगे आपके आंगनबाड़ी। तो वहाँ पर वो प्राथमिक शिक्षा होती है। यहाँ 3 से 6 में कौन सी होती है? पूर्व प्राथमिक, अर्थात प्राथमिक से भी पहले। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा समझ में आ गई? प्री प्राइमरी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। समझ में आई बात? अब देखो, 3 से 6 साल का बच्चा है तब तो उसके होती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद में 6 से 14 में होती है आपकी प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में वो सारी आ गई कक्षा 1 से लेकर 8 तक की, 1 से लेकर 8 तक। और उसके बाद में 14 से 18 तो ये है आपकी माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा अब क्या हुआ? पहले गवर्नमेंट ऐसे चलाती थी, योजना निकालती, तो कभी इसके लिए, कभी इसके लिए, फिर गवर्नमेंट ने इन तीनों के ही विकास के लिए क्या स्टार्ट कर दिया? समसा।
समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के विकास के लिए, 3 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मतलब पूर्व प्राथमिक से लेकर के और 12वीं तक। 12वीं से आगे कौन सी शिक्षा आती है? उच्च शिक्षा, पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक। तो इस प्रकार ये आज अपन ने टोटल ये तीसरा चैप्टर अपना यहाँ पर क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो अपन ने दूसरा और तीसरा चैप्टर इस क्लास में पढ़ा। अब अगली क्लास में अपन चौथे चैप्टर के बारे में बात स्टार्ट करेंगे। चौथा चैप्टर है, जो चौथा अध्याय है वो सबसे बड़ा अध्याय है। समझ में आई बात आपको? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।